जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेंस सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फ्लोरेंस सिटी बेसिकली इटली में है। कैपिटल तो इसका रोम है, लेकिन फ्लोरेंस सिटी जो है वो इटली में है और काफी फेमस सिटी है। अब जर्मनी ये ऑप्शन है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, फ्रांस का पेरिस है, इटली का कैपिटल रोम है। विच इज अ करंट एम्बेसडर ऑफ द यूरोपीय यूनियन टू पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो एम्बेसडर है, सफीर है यूरोपीय यूनियन का, वो पाकिस्तान में कौन है आजकल? एंड्रोला कैमिनारा पहले था, लेकिन ये चेंज हो चुका है। अब जो मौजूदा है उसका नाम डॉक्टर रीना क्योनका है। डॉक्टर रीना क्योनका इज द करंट एम्बेसडर एंड हेड ऑफ डेलीगेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन टू पाकिस्तान। अब यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताया हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन कंट्रीज की है। अब उनका एक एम्बेसडर पाकिस्तान से रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, जिसका नाम डॉक्टर रीना कोएनका है, जो कि डील करती हैं पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के आपस के मामलात। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज, इनमें से तो कोई नहीं है। लाफिंग गैस बेसिकली होती है निट्रस ऑक्साइड। सो यहाँ से डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। निट्रस ऑक्साइड जो होती है, इसकी कोई खुशबू नहीं होती, कलर नहीं होता, बेसिकली नॉन फ्लेमेबल गैस है, आग भी नहीं लगती इसको। ये जिस जगह पे भी फेंके जाए, जिस रूम में या जिस जगह पे, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो हंसना शुरू हो जाते हैं। तो ये हंसाने वाली गैस है, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। ये निट्रस ऑक्साइड है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज है, डी ऑप्शन। विच पास इज नॉन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से किस पास को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? पहले देखें रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या चीज है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड मींस दुनिया की छत, बनता तो ऐसे है। अब ये किसको कहा जाता है वैसे? पैमीर प्लेटो को कहा जाता है, जो कि तिब्बत में है। पैमीर प्लेटो तिब्बत में, जो तिब्बत है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट सिटी है। क्योंकि जो चाइना है दुनिया में वो सबसे ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर है ना, पहाड़ कितने ऊपर होते हैं, फिर हाईएस्ट जगह पे है। और ये जो पैमेर प्लेटो है, तिब्बत है, ये चाइना में ये जो सिटी है ये सबसे हाईएस्ट जगह पर है। तो इस वजह से तिब्बत को, पैमीर प्लेटो को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये उसका दूसरा नाम है। अब पाकिस्तान में एक पास है जिसे शांदुर पास है, जो गिलगित और बल्तिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है, इन दोनों के दरमियान है ये पास। क्योंकि गिलगित का जो बल्तिस्तान का एरिया है ये भी बहुत ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर ही है। सो इस वजह से इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इस पास को कहा जाता है। विच पास इज नॉन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? शांदुर पास, बी इज द राइट ऑप्शन। विच सेलिब्रिटी वाज अवॉर्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 2005? 2005 में इनमें से किस पर्सनालिटी को, किस सेलिब्रिटी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था? आरिफ लोहार को, सी ऑप्शन है। आरिफ लोहार बेसिकली सिंगर है, आप जानते हैं इसे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा हुस्न कारकर्दगी कहते हैं इसे। ये एक सिविल अवार्ड है जो दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है अपने सिटीजन्स को, कि अगर वो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लिटरेचर में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, मेडिसन में या फिर साइंस में, तो उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है। तो 2005 में आरिफ लोहार को मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड। हेमिस्फायर इज वार्मर अकॉर्डिंग टू, अब हमने हेमिस्फायर पढ़े हैं, एक आपको पढ़ाया था नॉर्दर्न हेमिस्फायर, एक साउदर्न हेमिस्फायर, फिर दरमियान में डिवाइड करके एक साइड पे ईस्टर्न हेमिस्फायर था, एक साइड पे वेस्टर्न हेमिस्फायर था। तो टोटल हेमिस्फायर चार हैं। अब वो कहता है कि ये जो गर्मी है, इसके लिहाज से कौन सा रीजन बनता है, मीन्स जो गर्मियां हैं सबसे पहले किस हेमिस्फेयर में आती हैं, फिर किस में जाती हैं? सो ये सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती हैं, जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान है जिसमें। और फिर साउदर्न हेमिस्फेयर में जाती हैं। बेसिकली
जो नॉर्दर्न हेमिस्फायर है, इसमें गर्मियां जून में शुरू होती हैं, सितंबर में एंड हो जाती हैं। हमारे साथ ऐसा ही होता है। और जो है सॉदर्न हेमिस्फायर में जो कंट्रीज रहती हैं, वहाँ पे गर्मियां दिसंबर में स्टार्ट होती हैं और मार्च में एंड हो जाती है गर्मी वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि वो सर्कुलेट करती है ज़मीन, इस वजह से जो है इसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है डिफरेंट जगह पे। सो हमारे यहाँ ऐसा है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो नॉर्दर्न से फिर सॉदर्न की तरफ मूव करते हैं। सो तरतीब यही होगी, ए ऑप्शन आएगा, नॉर्दर्न टू सॉदर्न हेमिस्फीयर इज वार्मर। हेमिस्फीयर गर्म होता है, अकॉर्डिंग टू तरतीब क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सॉदर्न हेमिस्फीयर। When was Quaid-e-Azam first appointed in third presidency magistrate in Mumbai? क्याद आजम मोहम्मद अली जनाह कब अपॉइंट हुए थे तीसरी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के लिए बम्बई में? बेसिकली मजिस्ट्रेट बने थे तीसरी मरतबा 1900 में, 1900 में। अब क्याद आजम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या थे। क्याद आजम मोहम्मद अली जनाह बहुत बड़े बैरिस्टर थे, पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान के फाउंडर थे। जनाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी बहुत ज़्यादा सर्व किया था। किया तो थोड़ा लेट ज्वाइन था, 1906 में बनी थी, लेकिन आपने 1913 में ज्वाइन किया। लेकिन फिर आप इसके प्रेसिडेंट बने और 1947 तक इसके प्रेसिडेंट रहे कायद आज़म मोहम्मद अली जना। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जना पहले गवर्नर भी थे पाकिस्तान के, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हुई। अपनी डेथ तक वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। आप 1876 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे और 11 सितंबर 1948 को आप कराची में आपकी डेथ हुई थी। आपकी दो बीवियां थी, एक रत्ना बाई थी और एक एमी बाई थी। और आपकी जो बच्ची थी उसका नाम दीना वादिया था, जो बाद में छोड़कर चली गई थी। आपकी कंसल्ट के बगैर ही उन्होंने शादी कर ली और मुल्क भी छोड़ दिया था। दीना वादिया। T20 वर्ल्ड कप 2022 will be held in which country? 2022 का जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, किस मुल्क में होगा? ये हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हुआ है। इंग्लैंड ने विन किया है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया, ए इज द राइट ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैमरा है, इंडिया का दिल्ली है, यूएई का अबू धाबी है। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट? सिंध हाई कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? देखें, पाकिस्तान में चार सूबे हैं, चार हाई कोर्ट वो हो गई, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, और एक इस्लामाबाद में है हाई कोर्ट। तो टोटल हाई कोर्ट पांच हैं पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है, और वो एक ही है। सो क्वेश्चन जो था, सिंध हाई कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? इनमें से नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। सिंध का जस्टिस अहमद अली मोहम्मद शेख है, सिंध का मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का देख लें, जस्टिस उमैर अता बैंदियाल है, सिंध का आपको बता चुका हूँ। पंजाब का है जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, केपीके का कैसर राशिद खान है, बलूचिस्तान का जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, और इस्लामाबाद का जस्टिस आमिर फारूक है। चच दोआब लाइज बिटवीन विच टू रिवर? चच दोआब दो रिवर्स के दरमियान है, कौन से? चज, सी से चनाब, जे से झेलम, CHA, CHA से चनाब बनता है तो चनाब आ गया, और जे से झेलम बनता है। सो चज दोआब में दो रिवर्स हैं, दो रिवर्स के दरमियान है ये जगह, झेलम और चनाब के दरमियान है। दोआब बेसिकली एक एरिया होता है जो टू रिवर्स के दरमियान में होता है। सो चच दोआब चनाब और झेलम के दरमियान है, और बाकी तीन हैं, ये टोटल चार हैं जो दोआब एग्जाम में आती हैं। रचना दोआब आता है आर से रावी, सी से चनाब। सो रचना आए तो रावी और चनाब के दरमियान है ये रचना। आर से रावी,
उसके बाद चना है तो सी से चनाब। रावी एंड चनाब के दरमियान जो एरिया है उसको रचना दोआब कहते हैं। अब बरी दोआब है, बी से ब्यास बनता है, आर से रावी बनता है, तो ब्यास और रावी के दरमियान जो एरिया है उसको बरी दोआब कहते हैं। सिंध सागर दोआब, सिंध सिंध रिवर इंडस और रिवर झेलम के दरमियान सिंध सागर दोआब है। इम्पॉर्टेंट है ये चार दोआब, चारों की चारों एग्जाम में आ चुकी हैं और डिफरेंट भी, नेक्स्ट भी इसके काफ़ी चांसेस होते हैं। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है ओआईसी का? और ओआईसी मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल मिस्टर हिसान ब्राहीम ताहा है। हिसान ब्राहीम ताहा बेसिकली 4 जनवरी 2022 में अपॉइंट हुए थे ओआईसी के। ये मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि चैड कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसमें जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे ओआईसी के, उनका नाम तिंको अब्दुल रहमान था, जो कि मलेशिया से बिलोंग करते थे, वो पहले थे। और ये मौजूदा मिस्टर हिसान ब्राहीम ताहा हैं जो कि 4 जनवरी 2022 में अपॉइंट हुए थे और ये चैड कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब ओआईसी के बारे में ये क्या चीज़ है? ओआईसी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1969 में डेवलप हुई थी जब मस्जिद अक्सा पे अटैक किया गया था। तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी हुई और उन्होंने ओआईसी को डेवलप किया था। इसमें बेसिकली 57 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 48 मुस्लिम मेंबर कंट्रीज हैं और बाकी नॉन मुस्लिम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में। इसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड एरिया ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? फॉरेस्ट एरिया कितना है टोटल कवर्ड जियोग्राफिया एरिया से रिलेटेड? 31% है, जिसमें ये फॉरेस्ट एरिया 31% है। यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा। फॉरेस्ट कवर एरिया इज 31% ऑफ टोटल लैंड एरिया। द फोकल पेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का फोकल पेंट क्या है, मींस कहाँ से निकली है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन? कौन इसको डील करता है, कौन स्ट्रक्चर चलाता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, बी ऑप्शन आएगा। जो ऑफिस होता है हायर कमिश्नर का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का, वो फोकल पॉइंट होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट एक्टिविटीज को डील करता है कि किस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उस कंट्रीज पे डिफरेंट किस्म की पाबंदीज लगाई जाती हैं। और जिन लोगों के खिलाफ राइट्स की वायोलेशन हो रही होती है उसके खिलाफ ये बहुत हायर लेवल पर एहतजाज किया जाता है और उन लोगों को उनके हकूक दिलाए जाते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन राइट काउंसिल में ऐसा होता है। और ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो इंसान है उसको हायर लेवल पर हकूक उसके दिए जाएं, जो वो डिजर्व करता है वो राइट उसको दिए जाने चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी इज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का 13th प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी है। अब प्रेसिडेंट की लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। तो इसमें देखें, पहला जो प्रेसिडेंट था सिकंदर मिर्जा था, 1956 से 1958 2 साल के लिए किए। फिर अयूब खान आया था, इसने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लगाया था, सिकंदर मिर्जा को प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया था और खुद इस पे काबिज हो गया था। तो 1958 से लेकर 1969 तक इसने हुकूमत की। फिर आर्मी चीफ क्योंकि यहिया खान था, फिर ये आ गया 1969 से लेकर 1971 तक। अब 1971 में यहिया खान ने हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान से सेपरेट कर दिया। अब सारे इतने ज़्यादा पंगे हो गए मुल्क में
अब इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया, फिर इसने क्या किया, आर्मी ने फिर जुल्फकार अली भुट्टो के हाथ में दे दी हुकूमत, जब मुल्क के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे, अवाम बाहर निकल चुकी थी, बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो चुका था। तो मुल्क उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में था, नाजुक सूरत हाल में। फिर 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में गवर्नमेंट दे दी गई, और फिर इसने 2 साल तक सर्व किया, 71 टू 73। फिर ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया और प्रेसिडेंट से इसे हटा दिया गया। फिर फजल चौधरी आया 1973 से 1978 तक। उसके बाद ज़ियाउल हक ने मार्शल लगा दिया 1977 को। फिर बाद में 78 में खुद प्रेसिडेंट बन गया, 78 से लेकर 88 तक ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा। फिर गुलाम इसाक खान आया जो 1988 से लेकर 1993 तक रहा। उसके बाद फारूक लगारी 1993 से 1997 तक। फिर रफ़ीक तारड़ आया 1998 से 2001 तक। फिर परवेज़ मुशर्रफ आया, इसने मार्शल लॉ तो नहीं लगाया, एमरजेंसी काउंट होती है कि इसने एमरजेंसी लगाई थी। 2001 से लेकर 2008 तक इसने डील किया, ये भी आर्मी से बिलोंग करता था, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है कि आज़ादी के आधे साल तो हमारे ये खा गए हैं आर्मी। और बहुत ज़्यादा इस पे क्रिटिसिज्म होती है कि आर्मी का काम नहीं है कि वो मुल्क में प्रेसिडेंटशिप को संभालें, मुल्क के पीएम बने, मुल्क की भाग दौड़ संभालें, उनका काम जस्ट मुल्क की हिफाजत करना होता है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी आया, उसने 2008 से 2013 तक सर्व किया। फिर ममनून हुसैन आया 2013 से 2018। आजकल आरिफ अलवी है 2018 से ऑनवर्ड, जितने साल भी सर्व करता है। सो देख लें, 12 ये हैं और आरिफ अलवी कितने कौन से नंबर पर आता है, 13th नंबर पर आता है। ये अरेंजमेंट याद कर लीजिएगा, और ईयर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ जाते हैं। First ever nuclear bomb was detonated in या डिटेक्टेड in। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पे डिटेक्टेड हुआ था, कहाँ पे छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था, न्यू मैक्सिको में। अब पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बेसिकली 16 जुलाई 1945 को हुआ था, जो कि यूएसए ने किया था लॉस एलामोस में, जो कि न्यू मैक्सिको में है। और उसका कोड नेम ट्रिनिटी था। ये यूएसए की आर्मी ने पहला यूरेनियम जो एटम बम होता है उसका एक्सप्लोजन किया था, उसका तजर्बा किया था 16 जुलाई 1945 को। इंडिया ने 1976 में किया था, पाकिस्तान ने 1998 में किया था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था, इब्राहिम लोधी था। पहला पूछते हैं आखिरी पूछते हैं, या लोधी डायनेस्टी स्टार्ट कब से हुई, एंड कब हुई। सो लोधी डायनेस्टी 1451 से स्टार्ट हुई, 1526 में जाके एंड हुई। पहला जो लोधी डायनेस्टी का रूलर था वो बहलूल लोधी था, और आखिरी इब्राहिम लोधी था। इसी इब्राहिम लोधी के खिलाफ 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने जंग लड़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर इससे हुकूमत और इक़्तिदार छीन लिया था, फिर मुगल डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो गई। नेम द एसिड विच इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ ants। ये जो चूंटियां होती है ना, इससे कौन सा एसिड मिलता है हमें। ये जो आम चूंटियां फिर रही होती हैं जगह जगह पे, इन चूंटियों से हमें फोमिक एसिड हासिल होता है। इन चूंटियों में फोमिक एसिड पाया जाता है। फोमिक एसिड बेसिकली एक कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे डिफरेंट किस्म डिफरेंट चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है। In the interim government of 1946, the Ministry of Finance was placed under लियाकत अली खान। ए इज द राइट ऑप्शन। देखें, जब 1946 में इलेक्शन हुए थे ना, आम इंतखाबात इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब हम 1-2 सालों में यहाँ से निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं, क्यों ना हम इनके इंतखाबात कराते हैं और मुल्क की भाग दौड़ इनके हाथ में दे देते हैं। तो 1947 के जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग ने काफ़ी ज़्यादा सीटें जीती थी। और फिर उसमें जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने थे, फाइनेंस की मिनिस्ट्री आ गई थी लियाकत अली खान के हाथ में।
बाकी जो जवाहरलाल नेहरू थे वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। बाकी डिफरेंट किस्म की मिनिस्ट्रीज इंडियन के हिस्से में भी आई। लेकिन जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, फंड वगैरह रेजिंग जो भी काम होता है वो फाइनेंस के थ्रू ही होता है। इस वजह से हिंदुओं को जो है बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सो बाद में स्ट्राइक करके ऐसा ऐसा सेपरेशन की तरफ उन्होंने मूव किया और पाकिस्तान ने भी मूव किया। तो लियाकत अली खान की वजह से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि फाइनेंस की मिनिस्ट्री इनके पास थी। अब इंडिया में 1946 में इंटरम गवर्नमेंट बन गई थी, और जो 15 अगस्त 1947 तक रही थी, जिसमें जो मुस्लिम लीग ने थी, इसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट्स उन्होंने जीती थी। और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान इस गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान साइन? कब लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था? कि 1950 में हुआ था? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और लियाकत अली खान 1950 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों के दरमियान एक पैक्ट हुआ था, मुआहदा, जिसे लियाकत नेहरू पैक्ट कहा जाता है। 1950 में हुआ, जिसमें ये डील किया गया था कि जो रिफ्यूजीज हैं उनको उनके हकूक दिए जाएंगे, उनको उनकी प्रॉपर्टीज वापस की जाएंगी। जो अबडक्टेड वमेन हैं, जो गिरफ्तार कर ली गई थी, या जो हिंदू हैं, या इन्होंने कहा जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, उनके राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो लूटेड प्रॉपर्टी है वो उनको रिटर्न की जाएगी। इसके अलावा जो मिनॉरिटी राइट्स हैं वो उनको दिए जाएंगे। इस मायदे में ये सारी चीज़ें डील हुई थी, और ये 8 अप्रैल 1950 को साइन हुआ था, ये एग्रीमेंट, जिसे लियाकत नेहरू पैक्ट कहा जाता है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा, सी ऑप्शन है, बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। अब जो इम्पोर्टेंट ओल्ड नेम और न्यू नेम्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा क्योंकि ये ओल्ड न्यू नेम्स आ जाते हैं। एबिसीनिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ एथोपिया। ये जो आजकल हम एथोपिया कहते हैं, इसका पुराना नाम एबिसीनिया था। इसी तरह तुर्की में एक सिटी है अंकरा, उसका पुराना नाम अंगोरा हुआ करता था। सैलून का न्यू नेम श्रीलंका है। कॉन्स्टेंटिनोपल का न्यू नेम इस्तांबुल है। पीकिंग का न्यू नेम बीजिंग है, जो चाइना में सिटी है। इसी तरह पर्शिया का अब नया नाम ईरान है। मैसोपोटामिया का नया नाम अब इराक है। इसी तरह जिम्बाब्वे था, जिम्बाब्वे का पुराना नाम सॉदर्न रोडोशिया था। जाम्बिया का पुराना नाम नॉर्दर्न रोडोशिया था। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पुराना नाम जायरे था। नमीबिया का पुराना नाम साउथ वेस्ट अफ्रीका था। बुर्किना फासो का पुराना नाम अपर वोल्टा था। इसी तरह म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। कंबोडिया का कंबोजिया, और ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑन 1947 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पे यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद जो पहली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। इसको पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू हार्वेस्ट wheat crop with the first month of which मेला? पाकिस्तान तकरीबन अपनी जो काश्त है, गंदम की काश्त है, उसको कब काटता है, किस मेला के बाद काटता है? ये बेसिकली मेला लगता है बैसाखी मेला, जो कि गुजरात वाला में लगता है, और ये बहुत पुराना मेला है, 550 साल पुराना फेस्टिवल है। जिसमें सिख भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया से हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। और ये 15 अप्रैल को लगाया जाता है, 3 दिनों का ये मेला होता है। उसके बाद जो है गंदम की कटाई शुरू होती है।
हार्वेस्ट सिस्टम शुरू होता है। सो इसकी बहुत ही पुरानी शाख है, बहुत पुराने दौर से आ रहा है। Which of the following country has recently declared 2019 as a year of tolerance? इनमें से कौन सी कंट्री है जो 2019 में जिसने मनाया था कि 2019 उनका ईयर ऑफ टॉलरेंस है, बुर्दबारी का दिन, सब्र का साल, पुरसकून रहने का साल, यूएई ने मनाया था। बेसिकली उनके प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद हैं, जिन्होंने सैटरडे 2019 को डिक्लेयर किया था एज अ ईयर ऑफ टॉलरेंस, कि हम सब्र कर इंटरनेशनल लेवल पे दिखाते हैं कि वी आर वेरी टॉलरेंट, पुरसकून कंट्री हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, खामोश रहते हैं, बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। 2019। Faz Ahmad Faz was arrested in Rawalpindi conspiracy case in 1951। फैज अहमद फैज को गिरफ्तार बेसिकली 1951 में किया गया था, जब लियाकत अली खान की डेथ हुई थी 1951 में। उस वक्त ये जो इल्ज़ाम था ये फैज अहमद फैज पर भी आया था। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उस वक्त तो गिरफ्तारियां बहुत हाई लेवल पे हुई थी। तो फैज अहमद फैज को भी अरेस्ट कर लिया गया था एज ए डाउट के तौर पे। बाद में क्लैरिफिकेशन हुई तो फिर कुछ अर्सा बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इशू ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सोशल इशू कौन सा नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये सोशल इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू है पाकिस्तान का। सो ये सोशल इशू नहीं है। पॉवर्टी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, ह्यूमन राइट हो सकता है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आइन आइन का क्राइसिस, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ये कभी सोशल इशू नहीं हो सकता। व्हेन विकेट कीपर बेल्स आउट द विकेट, आप में से जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत जानते हैं, देखें जब स्पिनर बॉल कराने के लिए आता है तो जो बैट्समैन है अगर वो निकल कर उसको खेलता है, क्रीज क्रॉस कर जाता है, तो अगर बॉल पीछे आ जाती है विकेट कीपर के हाथ में तो वो क्या करता है? विकेट को लगा देता है। इसे स्टंपिंग कहा जाता है, इस आउट को स्टंपिंग कहा जाता है। यही पूछ रहा है। व्हेन विकेट कीपर बेल्स आउट द विकेट, बेल्स आउट कर दो विकेट को, एंड बैट्समैन डिड नॉट गो फॉर रन, रन के लिए नहीं भाग रहा, देन व्हाट टाइप ऑफ आउट? तो ये कौन सा आउट होगा? एलबीडब्ल्यू तो नहीं होगा, पैड पे लगे फिर एलबीडब्ल्यू होता है। बोल्ड, विकेट को लगे फिर बोल्ड होता है। दूसरा, जब रन्स बना रहा हो उस वक्त बॉल फेंक दी जाए, वो क्रीज से पीछे है तो वो रन आउट हो जाता है। जबकि चौथा जो होता है वो स्टंपिंग का है, स्टंपिंग का पूछ रहा है। अगर स्पिनर बॉल करा रहा है और वो बैट्समैन निकल कर खेलता है और बॉल पीछे विकेट कीपर के हाथ में आती है तो विकेट कीपर बेल्स उड़ा देगा, आउट कर देगा, इसको स्टंपिंग कहते हैं। सो इसमें ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम awarded Nobel Prize having work on which basic forces? डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला था, किस 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 काम की वजह से मिला था? बेसिकली उसने फिजिक्स का बंदा था, फिजिक्स में बहुत अच्छा डॉक्टरेट किया हुआ था फिजिक्स में, और इसने वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था। इसकी वजह से इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब इसको 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसने शेयर किया था शेल्डन ग्लासगो के साथ, उसको भी इसके साथ शेयर कराया गया था, और स्टीवन विंगबर्ग भी था। तो ये एग्ज़ाम में तो आ चुका है कि किसने शेयर किया था, शेल्डन ग्लासगो एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये क्वेश्चन आ चुका है। मिला कब था? 1979 में। किस में? फिजिक्स में, इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन थ्योरी पे मिला था। To make an uncharged object to have a negative charge, we must। अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? यस सर। क्लियर है?
यस सर, क्लियर चल है। चलें ठीक है। हम लोग 28 पे थे। 28 क्वेश्चन नंबर है, टू मेक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू हैव अ नेगेटिव चार्ज वी मस्ट। अगर हमारे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं या जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको साथ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वो उसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिवली बनाना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वहां से लूज कर देंगे। अगर नेगेटिव बनाना है, उसको न्यूट्रल है उसको नेगेटिव बनाना है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। सो ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, टू मेक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, उसको नेगेटिव चार्ज बनाना है तो हमें क्या करना होगा? ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा, फिर जाके वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 29 है, in 1946 which organization proposed the elimination of nuclear weapons? 1946 में 1946 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका एलिमिनेट कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए, या फिर इसके जो टेस्ट होता है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था बेसिकली 1946 में। पहली रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसमें जो जो कि 75 ईयर्स एगो पहले हुई थी, 75 साल हो चुके हैं। उसने कहा था कि ये जो प्रॉब्लम है एटॉमिक एनर्जी, अभी तो लग रहा है कि ये बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन ये जो एटॉमिक एनर्जी है ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। अगर किसी वर्ल्ड वॉर लग जाती है, किसी कंट्री के आपस में जंग लग जाती है और दोनों वो वर्ल्ड पावर्स हैं, दोनों के पास एटॉमिक बम है, तो पूरी दुनिया पे इफेक्ट जा सकता है इसका। वो दोनों कंट्री तो सफाई हस्ती से मिट जाएंगी, लेकिन जो उसके असरात हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। जो बाकी ममालिक हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वहाँ पे भी कई बीमारियां फैल जाएंगी और उस लाखों लोग उससे मुतासर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था कि इसको बिल्कुल इस पे पाबंदी लगा देते हैं। वेयर इज कदम गाह ऑफ मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लोकेटेड? मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कदम गाह कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में, सिंध में। बेसिकली ये एक रिलीजियस स्पॉट है जो कि फौजदारी रोड पे है, रेलवे स्टेशन के करीब, हैदराबाद में, सिंध में है। सो ए इज राइट ऑप्शन, हैदराबाद सिंध में है। फेमस लव स्टोरी ऑफ सोनी माहिवाल एसोसिएटेड विद विच रिवर? सोनी माहिवाल एक फेमस स्टोरी है जो कि लव स्टोरी है, रिवर चनाब के करीब है, चनाब से एसोसिएटेड है। अब जो सोनी माहिवाल थी इसको लिखा किसने था? आता है फजल शाह ने लिखा था। पंजाब की स्टोरी है, रिवर चनाब से एसोसिएटेड है। इसके अलावा सस्सी पुन्नू हाशिम शाह ने लिखी थी जो कि सिंध से रिलेटेड स्टोरी है। हीर रांझा को वारिस शाह ने लिखा था जो कि पंजाब से रिलेटेड स्टोरी है। इन विच सिटी हिरन मीनार इज लोकेटेड? हिरन मीनार कहाँ पे लोकेटेड है? शेखुपुरा में। हिरन मीनार बेसिकली 16th सेंचुरी में मुगल इरा में क्रिएट हुए थे पंजाब में। इसको मुगल एम्परर जहांगीर ने इसको बनवाया था, मीनार को, अपनी बिलवड के लिए। और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगाए थे, एक्सपेंस किए थे, इन्वेस्ट किया था बहुत ज़्यादा पैसा। ये कभी क्या बना रहे हैं, कभी क्या, एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था। सो ये शेखुपुरा में है हिरन मीनार। मुगलों ने बनाया था, किसने? ये आ सकता है जहांगीर ने। कब? 1606 में, 1606 में जहांगीर का दौर था मुगल एम्परर का, उसने ये हिरन मीनार बनवाए थे। लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? इनमें से नन ऑफ दीज है। इंडस रिवर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर, तो इंडस रिवर है, इतना पता होगा आपको। और ये क्या है?
कहाँ से आता है बेसिकली? ये तिब्बत से निकलता है। तिब्बत अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, चाइना से। तिब्बत का जो ऊपर एरिया है, माउंट कैलाश वेस्टर्न तिब्बत में है, वहां से ये रिवर स्टार्ट होता है। बेसिकली इसका जो डिस्टेंस है 3120 किलोमीटर है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। द लीस्ट पोल्यूटेड गैस इज क्लोरीन। सबसे कम पोल्यूशन वाली जो गैस है वो क्लोरीन है। क्लोरीन कोई पोल्यूटेड नहीं है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। सो क्लोरीन, सी इज राइट ऑप्शन। ब्लैक बक reintroduced in which desert of Pakistan? ब्लैक बक आपके सामने हिरन है। ये हिरन की एक स्पेशल किस्म की नस्ल है जो कि री इंट्रोड्यूस हुई, दोबारा से मुतारिफ हुई किस डेजर्ट में? डेजर्ट चोलिस्तान में, भावलपुर वाली साइड पे। बेसिकली ये लाल सवारा पार्क है, वहां पे भी ये है। सो ए ऑप्शन आएगा, चोलिस्तान। ईरान चाइना साइन स्ट्रेटेजिक डील इन तेहरान ऑन विच डेट? ईरान चाइना इन दोनों ने साइन किया था एक स्ट्रेटेजिक डील पे, जो कि तेहरान में हुई थी। किस डेट को हुई थी? 27 मार्च 2021 में। ये बेसिकली 25 साल की डील थी कि हमने फर्दर डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, आपस में रिलेशन किस तरह से बेहतर करने हैं, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करनी है। ये 25 ईयर्स कि एक दूसरे से कॉपरेशन एग्रीमेंट था बेसिकली, जो 27 मार्च 2021 में हुआ था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इन पाकिस्तान स्टैंड्स एट विच नंबर? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान में किस नंबर पर है? 7